हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तानियाज नीट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स के अंदर टाइप ऑफ डीएनए। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज अ डीएनए, डीएनए क्या होता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। एंड टू बी मोर प्रिसाइज इट इज डीऑक्सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो डीऑक्सी फॉर्म में है। ये हम पढ़ चुके हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। तो जो डीएनए प्रेजेंट होता है, हमने ये भी पढ़ लिया कि वॉटसन एंड क्रिक ने उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। एंड वो स्ट्रक्चर उन्होंने समझाया था कि वो डबल हेलिक्स होता है एंड दैट वाज राइट हैंडेडली। अगर आपको याद होगा, हमने राइट हैंडेडली पढ़ा था और हमने पढ़ा था एक टर्न के अंदर 10 आपके न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स होते हैं। ये सब याद है ना। और उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा जो यूकेरियोटिक जीनोम है वो 2 मीटर का होता है। इतना बड़ा यूकेरियोटिक जीनोम है, वो छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आता है? आपकी पैकिंग की हेल्प से। और पैकिंग करने में कौन हेल्प करता है, कौन उनको पैक करवाता है? वो याद है किसी को? हमने पढ़ा था हमारा हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो पैकिंग करने में हमारा हेल्प कराता है। हिस्टोन प्रोटीन हमारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। दे आर बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक अमीनो एसिड से बने होते हैं, मेनली लाइसिन एंड अर्जिनिन से। वेयर जो डीएनए था उसके अंदर हमारा फॉस्फेट प्रेजेंट था। फॉस्फेट इज एसिडिक इन नेचर एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज। So negatively charged DNA is wrapped around your positively charged histone proteins. And वो 8 histone proteins होते हैं, उसके आसपास डीएनए आके रैप होता है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का आपको याद होगा। So DNA is coiled around protein which were called as histine, arginine, lysine होते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या था? न्यूक्लियोसोम 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल का जिसके आगे डीएनए हेलिक्स रैप्ड है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। तो ये बड़ा सा जो रैप्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है उसको हमने पढ़ा था, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। जब भी सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में पैक्ड होता है। और जब भी सेल को डिवाइड करना होता है, उसके डीएनए को भी डिवाइड करना होता है, तो क्रोमैटिन अपने आप को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देता है। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में डिवाइड कर लेता है एंड देन वो अपना अरेंज करता है और फिर वो डिवाइड करता है। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है कि हमें डीएनए को कैसे क्लासिफिकेशन करनी है। बहुत तरीके होते हैं डीएनए को क्लासिफाई करने के। देखो, एक सबसे इजी तरीका है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर सिर्फ एक स्ट्रैंड है डीएनए का उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहेंगे, अगर 2 स्ट्रैंड है तो उसे डबल स्ट्रैंडेड बोलेंगे। एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो नॉर्मली हमें कुछ वायरसेस में हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है, याद रखना। तो एक तरीका था इस बेसिस पे डीएनए को डिवाइड करने का। दूसरा जो तरीका है डिवाइड करने का, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इससे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नीट या फिर एम्स में आपका एक क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। इसमें से जो बी डीएनए होता है 90% डीएनए बी डीएनए ही होता है। जो आपका ए डीएनए है ना, जब भी हमारे बी डीएनए को बहुत पानी की कमी हो जाएगी तो वो डीएनए डिहाइड्रेटेड हो जाता है और वो बन जाता है ए डीएनए। सो बी से ही ए बनता है। कब बनेगा? जब उसको बहुत पानी की कमी होगी, दैट इज इन डिहाइड्रेटेड फॉर्म। सो बी से ए बनेगा। तो बी अभी मैं बताऊंगी, दैट वाज अ राइट हैंडेड डीएनए, राइट हैंडेड है। ऐसे ही सिंस ए आपका बी से ही बना है तो वो भी राइट हैंडेड होगा। तीसरा है आपका जेड डीएनए, जो बहुत ज्यादा अगर सॉल्ट कंडीशन होगी, जैसे हेलोफाइलिक कंडीशन होगी, हेलो मतलब सॉल्ट एंड हेलोफाइल्स मतलब सॉल्ट लविंग कंडीशन। आपने पढ़ा होगा आर्की बैक्टीरिया के अंदर कि वो सॉल्ट लविंग कंडीशन में ग्रो करते हैं। सो हाई सॉल्ट वाली जो कंडीशंस होंगी उसके अंदर हमारा बनेगा जेड डीएनए। या जहां पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ जीसी कंटेंट है, याद है ना, जी सी के साथ बाइंड करेगा और ए टी के साथ बाइंड करेगा। जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा हाइड्रोजन का, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होगा हाइड्रोजन का। तो अगर कोई पूछे जी और सी रिच रीजन है या फिर हाई सॉल्ट है, वहां पर जेड डीएनए होने के चांसेस हैं। और 90% केसेस में बी डीएनए ही होता है। कुछ
गिनती के 10% केसेस होते हैं जहां ZDNA होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है दैट ZDNA इज लेफ्ट हैंडेड। आपको ये बताएगा व्हाट इज लेफ्ट हैंडेड एंड व्हाट इज राइट हैंडेड। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हम अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, ये मेरा हेलिक्स है, इसके अराउंड मेरा डीएनए रैप्ड है। सपोज मैं नीचे से ऊपर की फॉर्म में देखूंगी, मुझे पता होता है जब रैप्ड फॉर्म होती है तो एक जो होता है डबल स्ट्रैंडेड में वो 3' टू 5' जाता है, दूसरा 5' टू 3' जाता है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। तो आप अगर कहते हो कि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो आप खुद देखो, ये मेरी स्टेयरकेस जैसा बना हुआ है। तो आप इस तरीके से चलोगे ना, आप ऐसे करके आप मूवमेंट करोगे, है ना। इसके आप ऐसे इसके रिवॉल्व, जैसे ये थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, ये पीछे से जा रहा होगा, तो आप ऐसे ऐसे करके आप इसके ऊपर चलोगे। और खुद देखो, जब आप ऐसे ऐसे चलोगे तो क्या आप अपना राइट हैंड इसके ऊपर रखोगे? ये जो स्टेयर केस का जो चेयर वाला पार्ट है उसके ऊपर हम एक साइड हाथ रख लेते हैं ना, तो राइट हैंड हम इधर रखेंगे तो उसको राइट हैंडेड बोला जाता है। और आप यहां देखो, जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, so can I say it is clockwise? So right-handed DNA is clockwise movement. Right-handed would be clockwise. ये आपकी मूवमेंट होती है और ये आपके मोस्ट ऑफ द डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। अब लेफ्ट हैंडेड क्या होगा? लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा हमारा उल्टा, कि हमारा स्टेयरकेस इस तरीके से है। तो जब आप इस स्टेयरकेस पे जाओगे तो क्या आप अपना लेफ्ट हैंड इसके ऊपर पकड़ोगे? लेफ्ट हैंड पकड़ोगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ठीक है, अब जब लेफ्ट हैंडेड डीएनए हो गया तो आप देखो, आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके चलोगे, है ना। तो ये क्या है? इज इट द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। So this is the meaning of right handed and left handed. तो बस ये ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड यहां रखेंगे तो ऐसे घूम रहा है, राइट हैंड यहां रखेंगे तो ऐसे करके घूम रहा है। और राइट हैंड इज क्लॉकवाइज, कहते हैं ना सीधे हाथ से काम कर रहे हो, उल्टे हाथ। लेफ्ट हैंड को हमेशा उल्टा हाथ बोला जाता है। तो सीधे हाथ से घड़ी कैसे घूमती है? आपकी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, आपकी घड़ी की क्लॉकवाइज घूमती है ना, तो सीधे हाथ है। So this is the difference between your right-handed and left-handed. I hope this point is clear. फिर इसके आगे पढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसका हेलिक्स डायमीटर। डायमीटर की क्या बात है कि जब ये इस तरीके से घूम रहा है तो इसका डायमीटर कितना होता है? एक होता है डायमीटर और एक होता है एक कंप्लीट टर्न के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है कि हमारा 20 एंगस्ट्रॉम होता है डायमीटर ऑफ बी, ए का उससे थोड़ा ज्यादा विच इज 26 एंड जेड का उससे कम। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमारा डायमीटर कम होता जा रहा है। 26 एंगस्ट्रॉम फॉर ए, 20 एंगस्ट्रॉम फॉर बी एंड 18 एंगस्ट्रॉम फॉर जेड। दिस इज अ डायमीटर। अब जो एक कंप्लीट टर्न होता है उसके अंदर आपके 11 बेस पेयर्स आते हैं। 11 बेस पेयर मतलब 11 पेयर आएंगे, मतलब टोटल 22 न्यूक्लियोटाइड होंगे। इन केस ऑफ ए इट इज 11, इन केस ऑफ बी इट इज 10, इन केस ऑफ जेड इट इज 12 बेस पेयर। एक हेलिक्स के अंदर 11 बेस पेयर, 10 बेस पेयर और आपके 12 बेस पेयर। अगला पॉइंट, जो इसका एक टर्न होता है ना, उसमें कितना डिस्टेंस होता है? सो एक टर्न का डिस्टेंस होता है 28 एंगस्ट्रॉम का। एक टर्न का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम और एक टर्न का होता है 45 एंगस्ट्रॉम। तो क्या याद रखना है? हेलिक्स का डायमीटर आगे जाते जाते कम हो रहा है और हेलिक्स का जो टर्न का जो कंप्लीट लेंथ है वो आगे जाते जाते बढ़ रही है। सो 26, 20, 18 इज द डायमीटर, देन 28, 34 एंड 45 इज माय लेंथ। क्या डिफरेंस है इसका? मतलब ये है डायमीटर और ये जो एक कंप्लीट टर्न का गैप है, दिस इज दिस केस। तो ये हो गया 28 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम एंड 45 एंगस्ट्रॉम। जो अगला पॉइंट है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या मतलब है?
28 एंगस्ट्रॉम एक टर्न का है। एक टर्न में कितने बेस पेयर है? 11 बेस पेयर है। तो कैन आई से कि मेरा इस केस में 28 एंगस्ट्रॉम 11 बेस पेयर उसकी जगह लेते हैं। तो एक बेस पेयर कितनी जगह लेगा? 28 डिवाइडेड बाय 11 विच इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। यहां पे 34 एंगस्ट्रॉम है जो 10 ऑक्यूपाई करते हैं, तो एक ऑक्यूपाई करेगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहां 12 आपके 45 एंगस्ट्रॉम करते हैं, तो एक करेगा 3.7 एंगस्ट्रॉम। सो यू डोंट नीड टू लर्न दिस पॉइंट, ये आप इजीली खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हो, कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ये दो पॉइंट, ये पॉइंट, इसका डायमीटर एंड इसकी पिच लेंथ करनी है। पर बेस पेयर कितना गैप हो रहा है, पर बेस पेयर का कितना राइज है, वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगला पॉइंट, सबसे ज्यादा स्टेबल ये फॉर्म होती है। ये बी से ए बना है तो ए थोड़ी कम स्टेबल होती है बी से, और जो आपकी जेड होती है वो बिल्कुल लीस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। ये दोनों आपके बी से ही ए बना है तो ये दोनों स्मूथ से मूव कर रहे होते हैं, और ये जिगजैग मूव कर रहा होता है। ये हमने पढ़ा, कम पानी होगा तब बनेगा। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन, दो टर्म होते हैं, फिजियोलॉजी, एक होती है पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी होती है जो हमारी बॉडी जैसे नॉर्मली फंक्शन करती है, दैट इज अ फिजियोलॉजी। जैसे आप पढ़ते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन की नॉर्मल बॉडी कैसे काम करेगी, दैट इज फिजियोलॉजी। और जब कोई डिजीज कंडीशन हो जाएगी तब ह्यूमन की बॉडी कैसे काम करेगी, दैट इज पैथोलॉजी। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बी होता है, और हाई सॉल्ट कंडीशन में आपका जेड डीएनए होता है। आई होप सबको याद हो गया। सबसे मेन जो पॉइंट याद करने वाला है, ए एंड बी आर राइट एंड जेड इज लेफ्ट हैंडेड। देन उसके बाद क्या याद करना है कि जो डायमीटर है आपका है 26, 20, 18 एंगस्ट्रॉम। कितने बेस पेयर? 11, 10, 12। कितना गैप है? ये 26 था तो 28, 28, 28, 34 एंड योर 45 एंगस्ट्रॉम। तो ये पॉइंट्स याद रखना, इससे बहुत हाई टेंडेंसी होती है क्वेश्चन आने की। आप देख सकते हो ये स्मूथ स्मूथ है दोनों, एंड दिस इज जिगजैग, दिस इज जिगजैग, दिस जेड इज जिगजैग। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देन आती है सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैंड्स, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, टू कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसमें सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंड होता है, कुछ वायरसेस में होता है, ह्यूमन एनिमल्स में होता है। क्या याद रखना, मैंने एक चार्गस रूल बताया था कि जितने प्यूरिन्स होते हैं उतने ही पिरिमिडीन होते हैं। वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए वैलिड होता है, क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट्री, दो ऑपोजिट्स एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। So Chargaff rule would always be valid in your double stranded DNA, not single stranded. Please remember this point. It is very, very, very important. So please remember it. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, अपनी अगली क्लासिफिकेशन के ऊपर, बेस्ड ऑन लोकेशन, कहां पे वो प्रेजेंट है। तो जो हमारा डीएनए होता है वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सेल के। हमारे पास एक सेल है, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर वाला हिस्सा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को हटा दो, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाले हिस्से को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ह्यूमंस के अंदर एक सेल ऑर्गेनल, ह्यूमंस या प्लांट्स वगैरह के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखना, जो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, तीनों के अंदर डीएनए होता है। लेकिन क्या डिफरेंस है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए है वो प्राइमरली सर्कुलर होता है, और न्यूक्लियर वाला लीनियर होता है। ये वाला आपका बाय पेरेंटल होता है, मतलब दोनों पेरेंट से आता है, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है। एंड दिस इज यूनिपेरेंटल, एक पेरेंट से आता है, और ये मोस्टली मैटरनल की साइड से आता है। अब इसमें क्या समझने वाली बात है, इसमें ये समझने वाली बात है, आपको पता होगा जो बैक्टीरियाज हैं, जो बैक्टीरिया वर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते थे, बैक्टीरिया वर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, वो एक ही सेल से बने हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो पहले शुरू में अकेला प्रोकैरियोटिक सेल की तरह जी रहा था, और वो हमारा यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया।
तभी आप सोचो प्रोकैरियोटिक के अंदर सर्कुलर डीएनए होता था, एक ही सेल होता था. सो कैन आई से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द रेमिनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोट्स. वो प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके यूकैरियोट्स के अंदर आ गए. माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स एनिमल्स दोनों यूकैरियोट्स में आ गए और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स के अंदर आए. अब एक पॉइंट और जो याद रखना, इन तीनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, ये जो तीनों आपके सेल के हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तीनों के तीनों आपके डबल मेम्ब्रेन होते हैं. ये आपकी सर्कुलर नॉर्मल, क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल सर्कुलर होता है. न्यूक्लिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर. और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका एक सर्कुलर होता है, लेकिन अंदर वाली जो उसकी मेम्ब्रेन है उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं. उन फोल्ड्स को हम हम इसको बोलते हैं क्रिस्टे ही बोलते हैं. वी विल कॉल इट क्रिस्टे. एक टर्म होती है जो होती है क्रिस्टे, और एक आपने सुनी होगी सेल बायोलॉजी के अंदर सिस्टर्ने. तो आपको याद होगा सिस एंड ट्रांस गोल्गी ऑपरेटस में था, तो सिस्टर्ने वाज इन गोल्गी ऑपरेटस एंड क्रिस्टे वाज अ इनर मेम्ब्रेन. जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फोल्ड होती है उसको क्रिस्टे बोलते हैं. तो तीनों डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन तीनों की मेम्ब्रेन में डिफरेंस है. इनमें पोर है, इनमें क्रिस्टे है इनर में, इनमें जो नॉर्मल स्मूथ फॉर्म में है. ये याद रखना. ये हमारा नॉर्मल सेल की सारी एक्टिविटीज कराता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये आपकी एनर्जी प्रोडक्शन कराता है. वेयर एज आपका क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन योर फोटोसिंथेसिस. एंड अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल आपका कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. और अगर पूछे कि एनिमल्स के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनेल आपका प्रोकैरियोट्स की तरह होता है, तब आप बोलोगे उसको माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वो प्लांट्स में होता है. हम पढ़ेंगे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे जो लीफ होते हैं उसके अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल, जो हमारी फोटोसिंथेसिस कॉज कराते हैं. तो दे आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस. तो ये हो गया बेस्ड ऑन द लोकेशन. एंड लास्ट वन इज बेस्ड ऑन द फंक्शन. मैंने आपको समझाया था कि पूरा का पूरा डीएनए जो होता है वो आपका प्रोटीन नहीं बनाता. कुछ हिस्से डीएनए के प्रोटीन बनाते हैं, और जो हिस्से डीएनए के प्रोटीन बनाते थे उनको जीन कहते थे. सो कैन आई से कि जो हिस्सा डीएनए का प्रोटीन बना रहा है वो कोड कर रहा है, तो उसको हम कोडिंग डीएनए कहते हैं. तो एक होता है कोडिंग डीएनए जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, एक होता है नॉन कोडिंग डीएनए जो कोड नहीं करता, ये सिर्फ रेगुलेट करते हैं, ये कोडिंग नहीं करते, इनसे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होती. और एक होता है रिपीटेटिव डीएनए जो बार बार कुछ सीक्वेंसेस रिपीट होते हैं, उसको बोला जाता है रिपीटेड डीएनए. सो एक टर्म और याद रखना, जो एक होती है एक्सॉन और एक होती है इंट्रॉन. एक्सॉन आपके कोडिंग डीएनए को हम कह सकते हैं, जो कोडिंग वाला पार्ट होता है वो एक्सॉन कहलाया जाता है, और जो नॉन कोडिंग होता है उसको इंट्रॉन कहते हैं, वो जंक डीएनए है, उसका काम सिर्फ रेगुलेशन करना है, उसका काम प्रोटीन बनाना नहीं है. So these are the 4 different ways with the help of which we can classify our DNA. I hope you like the class. अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ. Thank you so much and have a nice day.